हेलो एवरीवन, चलिए आज डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड पेपर। एक हमने पेपर डिस्कस कर लिया है 6641 वाला, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 6652 के बारे में। ये देखो बच्चों, 6652 ये पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से डिस्कस करते हैं 10 मिनट के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड। गिव two situation when external sources may be used without dissatisfying the existing employees। आपको ये बताना है कब हम एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करें, कैसी सिचुएशन में जब हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो डिससेटिस्फाइड ना हो। तो पहला इसका पॉइंट है, जब आपके पास इनसफिशिएंट स्टाफ हो तब आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, जब आपके पास इनएलिजिबल स्टाफ हो फॉर प्रमोशन तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनएलिजिबल या अनएलिजिबल जिसको हम प्रमोशन नहीं कर सकते। तो ये दो सिचुएशन है जहाँ पर आप एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ कर सकते हो विदाउट सेटिस्फाइंग योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट मेयरली नोइंग हाउ मैनी पर्सन वी नीड। एस्टिमेटिंग मैन पावर में रिक्वायरमेंट्स हम ये नहीं देखते हैं कि कितने लोग हमें चाहिए। वॉट एल्स इज नीडेड वाइल एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट? स्टेट एनी 2 पॉइंट्स। देखो इसके अंदर आपको वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसके अंदर आपको एक सेकेंड रुकना, इसके अंदर आपको वर्क फोर्स एनालिसिस और वर्क लोड एनालिसिस दोनों ही समझाना था। ये बेसिकली आपको ये बताना था कितने लोग चाहिए और कितने प्रकार के लोग चाहिए, हाउ मैनी एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। तो ये दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू various malpractices and various investor grievances, the government of India decided to set up a separate regulatory body to protect the interest of investor and to regulate securities market. Identify the regulatory body set up by government of India, above stated। इसका आंसर है सेबी, सिंपल सी बात है। और स्टेट वन ऑब्जेक्टिव तो सिंपल लिख देना, रेगुलेटरी द स्टॉक मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। जो भी आपको समझ में आए वो आप इसके अंदर लिख सकते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? एनालाइजिंग डेविएशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। It is therefore important to focus on key result areas which are critical to the success of organization. Identify and give the meaning of the concept discussed above। आपको critical point control इसके अंदर समझाना था। I hope आपने इसको समझा दिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्लेन प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इश्यू एज अ मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर एग्जिस्टिंग कुछ था नहीं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने इसको लिख दिया होगा, इसके अंदर कुछ अलग सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम एंड गिव द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट आर हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द करंट जॉब एंड प्रिपेयर देम फॉर इंटेंडेड जॉब। इसका आंसर है बच्चों ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम देते हैं जिससे हमारी जो करंट जॉब है उसमें हमारी इंप्रूव अच्छी हो सके, या जो जॉब हम करना चाहते हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? इट नॉट ओनली इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय बट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। इसका आंसर है डेवलपमेंट। सिंपल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? अग्रिमा, अरुणिमा एंड अविका आर परसुइंग MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। नाउ इट इज टाइम फॉर द प्लेसमेंट। ओके, क्या दे रखा है? अग्रिमा वांट्स टू वर्क इन अ कंपनी विच वुड प्रोवाइड हर मोर अथॉरिटी फॉर फुलफिलिंग हर ड्यूटीज एंड विल गिव रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स, परक्विजिट्स एंड प्रेस्टीज ऑफ द जॉब। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सिंपल सा आंसर आपका हो सकता है कौन सा? बताओ चलो फटाफट से। इसका आंसर है हमारा वो एम्प्लॉय रिवॉर्ड, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। इसका आंसर ये है। Arima wants to work in an environment in which the behavior of the individual is influenced by its characteristics like autonomy, reward orientation, consideration to employees and risk taking। इसका आंसर है organization climate। क्लियर? इसका आंसर क्या है? organizational climate। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। Avika wants to join the organization which has appropriate skill development program and sound promotion policy and encourages employees to exhibit इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसका है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। जल्दी जल्दी से करा रहा हूँ, फटाफट से आपका हो जाए, आपको क्लियर हो जाए आपको क्या मार्क्स कितने मिलने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉय मोटिवेशन, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, ये सारे क्वेश्चन अभी लिख सकते हो। तो ये डायरेक्टिंग लिख दिया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग टू, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हेard, सिंपल। स्टेट एनी 5 रिलीफ्स, सिंपल। मतलब ये तो मतलब समझ लो, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर आप ये भी गलत करके आते हो तो बेटा समझ लो दिक्कत है। तो ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कल रात को बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये डिफरेंस बिटवीन कर लेने चाहिए। तो ये भी आपका स्ट्रेट, सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक से रटा कर लेना था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अंता लिमिटेड is a company dealing in ready-made garments from last many years. Recently, the profit of the company have started increasing. Okay, the finance manager decided to retain the profit instead of distributing among the shareholders. Identify and state the financial decision taken by the finance manager in the given case. इसका आंसर है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। सेकेंड क्या है, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, टैक्सेशन पॉलिसी। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको कोई से भी 3 फैक्टर्स बताने थे। ओके, Ravi has joined as a finance manager in MTA Limited. He has to arrange a fund of rupees 1 crore for the company. The chief executive officer of the company wants to arrange the funds by issue of public shares, ठीक है, while the finance manager wants to have a mix of debt and equity as they will determine the overall cost of capital and financial risk of the enterprise. Identify and give the meaning of the financial decision suggested by the फाइनेंस मैनेजर। तो उसने कौन सा फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात करने की बात करी है, कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। और इसके अंदर बताना है 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन। इसके अंदर आप बता सकते हो फ्लोटेशन कॉस्ट, इसके अलावा आप बता सकते हो रिस्क, इसके अंदर बता सकते हो आपका क्या कहते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, आप बता सकते हो इसके अंदर, आप इसके अंदर वो बता सकते हो क्या कहते हैं, बहुत सारे पॉइंट है बता सकते हो इसके अंदर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल कंसिडरेशन हो गया, कैश फ्लो पोजीशन हो गया, लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। टैक्सेशन पॉलिसी डिविडेंड वाले में था, तो डिविडेंड वाले में आएगा नहीं, ये तो इसमें नहीं आएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क हो गया आपका, कैश फ्लो पोजीशन हो गया, कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। कंट्रोल कंसिडरेशन, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, डायरेक्टली बताता हूँ इसका आंसर आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों है, क्योंकि उसने पहले हमने घर वालों को लिया, घर वालों को नहीं लेना चाहिए था, इससे फिर दिक्कत होगी। तो स्टाफिंग है जो फंक्शन मैनेजमेंट और बेनिफिट्स बताने, कोई भी 3 बेनिफिट्स आपको समझाने हैं इसके अंदर। कोई भी 3 बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो सकता है। हायर परफॉर्मेंस हो सकता है, इसके अलावा आपका जॉब सेटिस्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा आपका सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका। आई होप आप बच्चों आपको ये पेपर जो है क्लियर हो गया हुआ अच्छे से। इस पेपर का नंबर कौन सा था, 6652, क्लियर। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।